नमस्कार विद्यार्थियों। पांचवें पाठ में अभी हम अंग्रेजों के समय भारत में होने वाली प्रमुख घटनाओं को पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी इस कक्षा में पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। जहाँ तक हमने जाना उससे आगे की जानकारी आज हम देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है पानीपत की तृतीय लड़ाई, पानीपत का तृतीय युद्ध। आज हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए उनमें पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस युद्ध की वजह से भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 18वीं शताब्दी में लड़ा गया यह युद्ध उस समय का सबसे भयानक युद्ध माना गया, जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख दिया। भारतीय शक्तियों की स्थिति को पूरी तरह से इसने परिवर्तित कर दिया। उसी लड़ाई के बारे में हम आज जानेंगे, जिसका नाम था पानीपत की तृतीय लड़ाई। 18वीं सदी में जितने भी भयानक युद्ध लड़ाए गए उनमें से एक प्रमुख युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध भी था, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज हम देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जाता है। देखो, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध ने भारत की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जहां एक तरफ भारत में मुगल कमजोर हो गए थे और उनका स्थान धीरे धीरे मराठा ले रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था कि अब मुगलों का प्रभाव भारत में कमजोर हो गया है, मुगलों की शक्ति नष्ट हो गई है। तो अब एक हिंदू वंश मराठा, उनका प्रभाव भारत में बढ़ जाएगा, यानी अब मुगलों की जगह मराठों का अधिकार हो जाएगा और मराठा शक्ति ही अब भारत में राज करेगी, ऐसा लग रहा था। और ऐसा हो भी रहा था। मराठा धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते इस स्थिति में पहुंच गए थे कि संपूर्ण भारत के राजा महाराजा मराठों के अधीन रहकर अपना राज चलाने के लिए तैयार थे। यानी संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब संपूर्ण भारत में मराठों का साम्राज्य चलेगा, भगवा परचम लहराएगा, संपूर्ण भारत में हिंदुओं का राज वापस से स्थापित हो जाएगा। लेकिन उसी बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसने भारत की राजनीतिक जो स्थितियां थी उनको पूरी तरह से बदल के रख दिया। मराठा जो भारत की बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहे थे, वो एकाएक से इस युद्ध की वजह से बिल्कुल कमजोर पड़ गए। तो इसी युद्ध ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है भारतीय राजनीति को, भारतीय घटनाक्रम को। तो आज हम इस युद्ध के बारे में कंक्रीट जानते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। 18वीं सदी में हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध लड़ा गया पानीपत के मैदान में, इसलिए इसको पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। पानीपत के मैदान में हुआ, इसलिए इसका नाम पानीपत का युद्ध पड़ा। तृतीय युद्ध इसको क्यों कहते हैं? पानीपत के मैदान में इस युद्ध से पहले 2 युद्ध और हो चुके थे, ये तीसरा था, इसलिए पानीपत के मैदान में तीसरी बार लड़ा गया, इसलिए इसको पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ वो एक बार जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इस युद्ध में बाबर जीत गया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। यह युद्ध लड़ा गया था अकबर
हेमू भी कहते हैं। इस युद्ध में भी अकबर जीत गया था। पानीपत के मैदान में पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, बाबर जीत गया था। फिर उसी पानीपत के मैदान में दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में अकबर और विक्रमादित्य के बीच में, विक्रमादित्य को हेमू भी कहते हैं। इस युद्ध में अकबर जीत गया था और हुमायूं के समय में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी के कमजोर होने पर बाद में हिंदू शासक विक्रमादित्य हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो मुगल वंश के शासक हुमायूं के पुत्र अकबर ने दिल्ली पर वापस से अधिकार करने के लिए हेमू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई भी पानीपत के मैदान में हुई थी। उस लड़ाई में अकबर जीता और मुगलों का वापस से दिल्ली पर अधिकार हो गया था। तो पानीपत के मैदान में पिछले जो दो युद्ध हुए वो भी इतिहास में अपना अलग महत्व रखते हैं, लेकिन जो तीसरा युद्ध था वो हिंदुओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना गया है और आर्थिक दृष्टि से भी यह युद्ध भारतीय इतिहास का बहुत ही विध्वंसकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध बताया गया है। तो इस युद्ध के बारे में हम जानते हैं। पानीपत के मैदान में पहले दो युद्ध हो चुके थे, ये तीसरा युद्ध था। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठों और अफगानों के बीच में। मराठा हिंदू थे, अफगान मुसलमान थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। मराठा हिंदू थे, अफगान मुस्लिम थे। अब मराठों में उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? मराठों का उस समय नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। और अफगानों का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। ये भारत का शासक नहीं था, ये अफगानिस्तान का शासक था। अहमद शाह अब्दाली एक विदेशी शासक था, अफगानिस्तान का एक मुस्लिम शासक था, अफगान वंश का शासक था ये। तो अफगान वंश का नेतृत्व या अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक था उसके बीच में, और मराठा नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ, उसके बीच में ये लड़ा गया था। सदाशिवराव भाऊ कौन था? ये मराठा वंश का एक महत्वपूर्ण सेनापति था। उस समय मराठा शक्ति बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। उस समय मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव था। तो बालाजी बाजीराव का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, सेनापति था ये। बालाजी बाजीराव का पेशवा बालाजी बाजीराव। मराठों की शक्ति उस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और मराठों का पेशवा उस समय बालाजी बाजीराव था, जिसका सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ मराठों की तरफ से और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक। इन दोनों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इस युद्ध की कारण क्या थे, ये युद्ध कैसे लड़ा गया और इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, वो संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपने। तो देखो, बात है 1707 की।
1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होते ही पुराने बहुत सालों से जो मुगल साम्राज्य संपूर्ण भारत में एक मजबूत साम्राज्य के रूप में बना हुआ था, वो साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कमजोर पड़ने लग गया था, यानी मुगलों की शक्ति कमजोर होने लग गई थी। जब मुगलों की शक्ति उत्तर भारत में, मुगलों का प्रमुख केंद्र था दिल्ली, दिल्ली से मुगल अपना राज चलाते थे और उनकी स्थिति पहले बहुत मजबूत थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनकी स्थिति कमजोर पड़ चुकी थी। उत्तर भारत में मुगलों की स्थिति जब कमजोर पड़ी तो दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश था मराठा। मराठा उस समय शक्तिशाली होते गए और मराठा इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत के भी बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। जिन क्षेत्रों पर पहले मुगलों का अधिकार हुआ करता था, उन सब क्षेत्रों पर अब मराठों का अधिकार होने लग गया। केवल एक दिल्ली क्षेत्र ही ऐसा बचा जिस पर मुगलों का अधिकार रहा। बाकी दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी छोटे बड़े राज्य थे, उन सब पर मराठों ने अपना अधिकार कर लिया था। यानी उस समय तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद के सालों में मराठा इतने शक्तिशाली हो गए थे कि संपूर्ण भारत में मराठों की शक्ति के नीचे ही अन्य राजा शासन करना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब मुगलों की जगह मराठा ले लेंगे और संपूर्ण भारत में मराठों का ही राज चलेगा। तो मराठों की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी। दक्षिण भारत में तो उनका प्रभाव पहले भी था। इस समय तक यानी 18वीं सदी के शुरुआती सालों में मराठों ने उत्तर भारत में भी अपना परचम लहरा लिया था, अपने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजस्थान, गुजरात और मालवा, यहाँ के जो शासक थे वो भी मराठों के नियंत्रण में आ चुके थे, मराठों के अधीन रहकर अपना राज चला रहे थे। यानी संपूर्ण उत्तर भारत में भी मराठों की धाक जम चुकी थी, मराठों की शक्ति बढ़ चुकी थी। उस समय मुगलों की स्थिति कमजोर हुई और अंत में मुगलों ने मराठों के साथ संधि कर ली। मराठों ने धीरे धीरे मुगलों के सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो मुगलों को इस बात का डर था कि मराठा दिल्ली पर भी अधिकार कर लेंगे, तो पहले ही मुगलों ने मराठाओं से संधि कर ली। वो संधि हुई 1752 में। 1752 में मराठों और मुगलों के बीच में संधि हुई। में मराठा और मुगलों के मध्य संधि हो गई। इस संधि में दो बातें तय की गई। मुगलों की तरफ से तो ये कहा गया कि एक दिल्ली के अलावा और आप किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करोगे तो मुगल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस भी क्षेत्र पर आप अधिकार करना चाहो उस पर अधिकार कर सकते हो, केवल एक दिल्ली को छोड़कर। तो ये बात तो मुगलों ने अपनी तरफ से कही कि मराठों के किसी भी मामले में मुगल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मराठों ने इसके बदले में ये वचन दिया कि यदि मुगल किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो मुगलों पर भविष्य में कभी भी कोई बाहरी आक्रमण होगा, किसी दूसरे राजा का आक्रमण होगा, तो मराठा उसमें उनकी सहायता करेंगे। यानी 1752 में जो संधि हुई उसमें मराठों ने मुगलों को वचन दिया कि मुगलों के ऊपर कभी भी कोई बाहरी आक्रमण होगा तो उस समय मराठा उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार की बात इस संधि में तय की गई। अब 1757 में अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली, जो मुगलों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली को लूटना चाहता था, दिल्ली से धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। मुगलों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। इस बात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को लूट लिया उसने। तो देखो 1757 में अहमद शाह
अब्दाली ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को लूटा, धन संपदा प्राप्त करके लौट गया। मुगलों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूट लिया। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके वो वापस अफगानिस्तान लौट गया। दिल्ली पर उसने अधिकार नहीं किया, वापस लौट गया वो धन संपदा प्राप्त करके। लेकिन जाने से पहले उसने दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि तैनात कर दिया। अधिकार तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से दिल्ली को उसने हरा दिया था, मुगल शासकों को उसने हरा दिया था। तो दिल्ली में उसने अपना एक प्रतिनिधि तैनात कर दिया जिसका नाम था नजीब-उद-दौला। दिल्ली में प्रतिनिधि तैनात कर दिया जिसका नाम था नजीब-उद-दौला। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि तैनात कर दिया नजीब-उद-दौला। इसके अलावा लौटते समय जब अब्दाली धन संपदा लेकर लौट रहा था, उस समय लौटते समय उसने पंजाब और लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था। पंजाब और लाहौर ये दोनों क्षेत्र भी पहले मुगलों के अधीन आते थे, लेकिन जब 1757 में अब्दाली ने दिल्ली को लूटा तो वापस लौटते समय उसने दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नजीब-उद-दौला तैनात कर दिया। इसके अलावा पंजाब पर भी अब्दाली ने अधिकार कर लिया और लाहौर पर भी मुगलों को हटाकर अब्दाली ने अधिकार कर लिया। लाहौर का सूबेदार उसने अपने पुत्र लाहौर का सूबेदार तामीर उल दुर्रानी, लाहौर का सूबेदार बना दिया तामीर उल दुर्रानी को। पंजाब पर अधिकार कर लिया अब्दाली ने और लाहौर पर अधिकार करके वो स्वयं अफगानिस्तान लौट गया। लाहौर का सूबेदार उसने तामीर उल दुर्रानी को बना दिया जो अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली ने अपने पुत्र तामीर उल दुर्रानी को लाहौर का सूबेदार तैनात कर दिया और वो वापस अफगानिस्तान में जाकर राज करने लगा। तो 1757 में दिल्ली में अपना एक प्रतिनिधि नजीब-उद-दौला तैनात कर दिया, पंजाब पर अधिकार कर लिया और लाहौर में अपना सूबेदार तामीर उल दुर्रानी से तैनात कर दिया। जब इस बात की खबर मराठों को लगी तो मराठे काफी ज्यादा क्रोधित हुए और मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के जो प्रदेश थे जिन पर उसने अधिकार किया था उनको वापस छीनना चाहा और मराठों ने अपनी सैन्य शक्ति को उत्तर भारत की तरफ भेजा। इसके अलावा मराठों ने मुगलों से संधि की जिसमें उन्होंने वचन दिया था कि कोई भी विदेशी आक्रमण करेगा तो उस समय हम सहायता करेंगे। तो 1757 में अब्दाली ने आक्रमण किया, इसलिए भी मराठों ने अब्दाली से बदला लेना चाहा, अब्दाली को युद्ध में हराना चाहा। तो देखो 1758 में में बालाजी बाजीराव ने रंगनाथ राव को दिल्ली की तरफ भेजा।
1758 में बालाजी बाजीराव जो मराठों का पेशवा था, उसने रंगनाथ राव को एक सेना दी और दिल्ली की तरफ भेजा। रंगनाथ राव दिल्ली की तरफ गया, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर जो अब्दाली का प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला, हम पहले जान चुके हैं कि अब्दाली ने अपना प्रतिनिधि नजीबुद्दौला दिल्ली में तैनात किया था। रंगनाथ राव दिल्ली की तरफ गया सेना लेकर और उसने अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को दिल्ली से हटा दिया और दिल्ली को एक तरह से वापस अब्दाली के प्रभाव से मुक्त करा दिया। मुगलों का वहां पर अधिकार रह गया। इसके अलावा रंगनाथ राव आगे बढ़ा और जिन क्षेत्रों पर अब्दाली ने अधिकार कर लिया था, पंजाब और लाहौर के क्षेत्र, उन क्षेत्रों की तरफ रंगनाथ राव बढ़ा और उसने पंजाब पर अधिकार किया और पंजाब में जो अब्दाली का प्रतिनिधि था उसको हटा दिया और उसकी जगह शाहबाजी सिंधिया को गवर्नर बना दिया। रंगनाथ राव पंजाब की तरफ गया, पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया। अब्दाली की जो सेना थी उसको पंजाब से निकाल दिया और पंजाब पर अधिकार करके शाहबाजी सिंधिया जो एक मराठा सैनिक था, इस शाहबाजी सिंधिया को पंजाब का गवर्नर बना दिया। बाद में लाहौर की तरफ बढ़ा और लाहौर में जो तामिर उल दुर्रानी अब्दाली का पुत्र था उसको भी वहां से खदेड़ दिया और लाहौर पर भी रंगनाथ राव ने अधिकार कर लिया। लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। तो 1758 तक आते आते रंगनाथ राव जो मराठों की तरफ से आया था उसने दिल्ली पर अब्दाली के प्रतिनिधि को हटा दिया, पंजाब पर शाहबाजी सिंधिया को गवर्नर बना दिया और लाहौर में जो ताहिर उल दुर्रानी था उसको वहां से भगा दिया और लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। यानी 1758 तक आते आते मराठों ने वापस से जिन क्षेत्रों पर अब्दाली ने अधिकार किया था उनको मराठा साम्राज्य में मिला लिया। यानी केवल एक दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र बचा जहां मुगलों का राज रहा, बाकी और सभी क्षेत्रों पर मराठों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब अब्दाली को इस बात का पता लगा कि उसके क्षेत्रों पर मराठों ने वापस से अधिकार कर लिया है, तो अब्दाली ने वापस से अपने हारे हुए प्रदेशों पर अधिकार करना चाहा और वो एक बड़ी सी सेना लेकर, एक बड़ी सेना का नक्शा उसने बनाया और वो लेकर वो भारत की तरफ कूच करके आया। तब पानीपत के मैदान में दोनों आमने सामने हुए, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, और फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो देखो लाहौर इन सब पर अधिकार करने के बाद में 1759 में अब्दाली बड़ी सेना लेकर दिल्ली के निकट पहुंच गया। दिल्ली के निकट पहुंच गया। 1759 में अब्दाली एक बड़ी सेना लेकर मराठों को हराने के लिए दिल्ली के निकट पहुंच गया। दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ के हरियाणा में सोनीपत है, उस सोनीपत में ही पानीपत का मैदान है। उस पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों की सेना आमने सामने हो गई और फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यहाँ पर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से जो पानीपत का तीसरा युद्ध किया उसमें अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए रोहिला मुसलमान और भारत के जो अन्य अफगान मुसलमान थे उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया था। यहाँ इस घटना में हमने जाना कि अब्दाली ने कुछ भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था जिन्हें पर मराठों ने वापस से अधिकार कर लिया, यानी अब्दाली के क्षेत्रों को मराठों ने जीत लिया था।
इस बात से भी अब्दाली नाराज था और उसने मराठों से युद्ध करना चाहा। दूसरी तरफ भारत के कुछ अफगान मुसलमान और कुछ रोहिला मुसलमान, उन्होंने भी अहमद शाह अब्दाली को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मुगलों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी, तो अहमद शाह अब्दाली को कहा गया कि आप दिल्ली में आकर राज करें। तो इतिहास में यह भी बताया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली को भारत के कुछ शासकों ने भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो अहमद शाह अब्दाली की टक्कर सीधी मराठों से थी, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति और अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। आगे देखते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना और मराठों की विशाल सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई। एक तरफ अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली की मुस्लिम सेना थी और दूसरी तरफ हिंदुओं की मराठा सेना थी। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था और सदाशिवराव भाऊ के अलावा पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र था विश्वासराव। वो भी इस सेना का नेतृत्व कर रहा था। यानी दूसरी तरफ मराठा सेना थी, मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के हाथों में था, वो मराठा सेना का मुख्य सेनापति था। इसके अलावा दूसरा मुख्य सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वासराव था। यानी सदाशिवराव भाऊ और बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वासराव, इन दोनों के नेतृत्व में विशाल मराठा सेना पानीपत के मैदान में तैनात थी। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी पानीपत के मैदान में था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध 14 जनवरी 1761 को बहुत भयंकर सर्दी के समय लड़ा गया था। उस समय सर्दी का मौसम था और बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो सर्दी के मौसम में प्रातः सुबह ही ये युद्ध शुरू हो गया और शाम तक लगभग खत्म हो गया। एक ही दिन में मराठों के और दूसरी तरफ अब्दाली की तरफ से लाखों सैनिक इस युद्ध में मार दिए गए। लाखों सैनिकों का रक्त एक ही दिन में बहा दिया गया। तो ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध माना जाता है, जिसने एक ही युद्ध में लाखों सैनिकों को काल का ग्रास बना दिया। आगे देखते हैं। तो प्रारंभ में युद्ध में क्या हुआ? प्रारंभ में मराठों को सफलता मिली। जब ये युद्ध हुआ तो प्रारंभिक समय में तो इस युद्ध में मराठों को सफलता मिली, लेकिन अंतिम रूप से इस युद्ध में विजय अहमद शाह अब्दाली को मिली। प्रारंभिक सफलता के बाद में अंतिम विजय इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को मिली। अहमद शाह अब्दाली की तुलना में मराठों की सेना काफी विशाल थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली का सैन्य संगठन मजबूत था, उसकी सेना अनुशासित थी। दूसरी तरफ मराठा सेना का सैन्य संगठन ज्यादा बढ़िया नहीं था और उनमें अनुशासन की भी थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से मराठों की विशाल सेना होने के बावजूद भी अहमद शाह अब्दाली की सेना के हाथों मराठों को हार प्राप्त हुई। अहमद शाह अब्दाली को युद्ध में जीत प्राप्त हुई। देखो, प्रारंभिक सफलता मराठों को मिली, लेकिन अंतिम रूप से अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त हुई। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध
सदाशिवराव और विश्वासराव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शुरुआत में मराठों को सफलता मिली, लेकिन अंतिम रूप से अंतिम जीत इसमें अहमद शाह अब्दाली को मिली। यानी इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया। उत्तर भारत में मराठों की जो शक्ति बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई शक्ति को काफी गहरा धक्का लगा। यानी मराठों की शक्ति इस युद्ध के बाद में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई और उत्तर भारत की तरफ अहमद शाह अब्दाली का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ज्यादा दिनों तक उत्तर भारत में नहीं टिका और वो वापस अपने स्थान अफगानिस्तान की तरफ लौट गया। तो अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में जीत प्राप्त करने के बाद में उत्तर भारत में न तो अधिकार ही किया, बल्कि वो वापस अफगानिस्तान लौट गया, बल्कि इधर मराठों को भारी नुकसान हो गया। मराठों की बढ़ती हुई शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा तीसरे व्यक्ति अंग्रेजों ने उठाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई संपूर्ण भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें दोनों ही पक्षों को, यानी जिन पक्षों ने युद्ध लड़ा उन दोनों ही पक्षों को लाभ नहीं मिला और तीसरे पक्ष ने लाभ उठा लिया। तीसरा पक्ष था अंग्रेज। अंग्रेज इस युद्ध से काफी दूर थे, लेकिन अंग्रेज इस युद्ध से दूर होने के बावजूद भी इस युद्ध में अंग्रेजों को फायदा मिला। फायदा इस प्रकार मिला कि मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। यदि ये युद्ध न होता तो उत्तर भारत में मराठा शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि अंग्रेज उत्तर भारत में टिक नहीं पाते और वो जल्दी ही भारत से निकल जाते मराठों के हाथों हार के। लेकिन ये युद्ध हुआ जिसकी वजह से मराठों की बढ़ती हुई शक्ति कमजोर पड़ गई और बाद में भारत में उनसे लड़ने के लिए जो मराठा थे वो कमजोर पड़ गए, जिससे अंग्रेजों का भारत में अधिकार करने का जो मार्ग था, भारत में राज करने का जो मार्ग था, वो साफ हो गया था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध में जीत तो हासिल कर ली, उसके बावजूद भी वो उत्तर भारत पर अधिकार नहीं किया और उसने उत्तर भारत को छोड़कर अफगानिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से उत्तर भारत खाली हो गया। ना तो मुगल शक्तिशाली रहे, ना मराठा शक्तिशाली रहे। अब जब दोनों ही शक्तियां कमजोर पड़ गई तो तीसरे जो अंग्रेज थे उन्होंने इन कमजोर स्थितियों का फायदा उत्तर भारत की तरफ उठाया और उत्तर भारत की तरफ उन्होंने अधिकार कर लिया। तो ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें दोनों ही पक्षों को लाभ नहीं मिला। तीसरा पक्ष अंग्रेज, जिनको इस युद्ध की वजह से बहुत लाभ मिला। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसमें पानीपत के तीसरे युद्ध ने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। पानीपत के तीसरे युद्ध की वजह से ही भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित हो पाया। यदि युद्ध नहीं होता तो मराठी इतने शक्तिशाली रहते कि अंग्रेज भारत में अपना राज स्थापित नहीं कर सकते थे। आगे देखते हैं इसमें अंतिम जीत अहमद शाह अब्दाली को मिली। अहमद शाह अब्दाली बाद में दिल्ली पर अधिकार नहीं किया, उसने वो दिल्ली को छोड़कर वापस अफगानिस्तान में चला गया। मराठों की हार के कारण देखो, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठे हार गए थे। मराठों की सेना अहमद शाह अब्दाली से बड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ कारण थे जिनकी वजह से इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा, जो उस समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी, वो अहमद शाह अब्दाली का तो कैसे हार गए, उसकी हार के कुछ कारण थे। वो कारण हम जानते हैं। एक बार हार बोल दो या पराजय बोल दो, एक ही बात है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मराठों की हार के कारण बताइए या पराजय के कारण बताइए। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जो पराजय हुई, उस पराजय के क्या कारण थे, वो कारण हम देखते हैं। तो पहला कारण था मराठों का सैन्य संगठन
मराठों के सैन्य संगठन में व अनुशासन में कमी। इस युद्ध में मराठों की हार का पहला कारण था कि मराठों की जो सेना थी वो संख्या के हिसाब से तो काफी बड़ी थी, लेकिन उसका सैन्य संगठन अच्छा नहीं था। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था, जो इतना कुशल सेनापति नहीं था, यानी उसको युद्ध नीति इतनी बढ़िया तरीके से नहीं आती थी, यानी वो एक अच्छा सेनापति नहीं था। तो सदाशिवराव भाऊ का जो नेतृत्व था वो कमजोर था, जिसकी वजह से मराठों का जो सैन्य संगठन था वो थोड़ा ढीला पड़ गया और मराठों की सेना में अनुशासन की भी कमी थी, क्योंकि मराठों का जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ वो कोई ज्यादा कुशल और तेज सेनापति नहीं था, जिसकी वजह से मराठों की जो सेना थी उसमें अनुशासन की भी कमी हो गई थी। एक तो ये कारण था। इसके अलावा दूसरा कारण था भारत के हिंदू शासक व सरदारों ने मराठों का साथ नहीं दिया। देखो, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो भारत के जो अन्य राजा महाराजा थे, हिंदू राजा महाराजा और सरदार, मराठों ने भारत के अन्य हिंदू राजा महाराजाओं और सरदारों से भी इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध करने के लिए सहायता मांगी थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के डर की वजह से भारत के बहुत सारे राजा महाराजाओं और सरदारों ने इस युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। यानी भारत के राजा महाराजाओं और सरदारों में एकता की कमी थी। इस एकता की कमी की वजह से मराठों को उनका सहयोग नहीं मिल पाया, इसकी वजह से भी मराठी इस युद्ध में हारे। तीसरा कारण था जाट एवं राजपूत जैसी शक्तियों का मराठों को सहयोग न मिलना, सहयोग नहीं मिलना। देखो, पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ तो उस समय मराठा भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे। मराठों के अलावा उस समय भारत में जाट और राजपूत भी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे हुए थे। तो इस युद्ध में मराठों को जाट और राजपूत जैसी शक्तियों का सहयोग नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से भी मराठे थोड़े कमजोर पड़ गए और अंत में उनकी हार हुई। राजपूत राजाओं ने इस युद्ध में मराठों का साथ अपने आपसी संघर्षों की वजह से नहीं दिया। इस युद्ध से पहले कुछ एक मामलों को लेकर राजपूतों और मराठों में आपसी मनमुटाव हो गए थे, जिसकी वजह से राजपूत राजाओं ने इस युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। हालांकि राजपूत राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली का भी साथ नहीं दिया, तटस्थ बने रहे, किसी का साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ जाट शासक सूरजमल उस समय एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने सदाशिवराव भाऊ को इस युद्ध में साथ देने का वचन दिया था, साथ देने के लिए कहा था, लेकिन जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई। उस समय महाराजा सूरजमल ने सेना का निरीक्षण किया तो सूरजमल ने सदाशिवराव भाऊ को कहा कि आपका जो नेतृत्व है वो अच्छा नहीं है, यदि मराठा सेना का नेतृत्व मुझे दिया जाए तो मैं इस युद्ध में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, बाकी आपके नेतृत्व के हिसाब से तो मुझे आपकी सेना हारती हुई दिख रही है, इसलिए मैं ऐसे नेतृत्व में साथ नहीं दे सकता। अगर मुझे आप नेतृत्व समझा सकते हो तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सदाशिवराव भाऊ ने सूरजमल की बात नहीं मानी और वो अपने हिसाब से युद्ध करने के लिए रहा। सूरजमल की बात उसने नहीं मानी, जिसकी वजह से सूरजमल भी इस युद्ध से अलग हो गया, यानी जाटों का साथ भी मराठों को नहीं मिल पाया, जिससे उनकी शक्ति थोड़ी और कमजोर पड़ गई और ऐसी शक्तियों का साथ नहीं मिलने की वजह से भी इस युद्ध में मराठों की आगे हार हुई। चौथा कारण था भारत के मुस्लिम
शासकों ने अब्दाली का साथ दिया, अब्दाली का साथ दिया। एक तरफ भारत के हिंदू राजा मराठों से दूर होते जा रहे थे, मराठों का साथ नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ भारत के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, जिसकी वजह से उसकी शक्ति थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई और अंत में उसको जीत मिली। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस युद्ध में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि भारत के जो हिंदू राजा महाराजा व सरदार थे उनमें एकता में कमी थी। यदि भारत के सभी राजा महाराजा एक होकर मराठों का साथ देते तो इस युद्ध में विदेशी शासक अहमद शाह अब्दाली नहीं जीत पाता और शायद आज भारत की स्थिति थोड़ी अलग प्रकार की होती, क्योंकि इस युद्ध में यदि मराठा नहीं हारते तो शायद आगे आने वाले समय में अंग्रेजों का राज भी भारत में नहीं हो पाता। मराठा यदि इस युद्ध में जीतते तो उत्तर भारत में मराठा शक्तिशाली हो जाते, जिसकी वजह से अंग्रेजों का जो स्वप्न था भारत को गुलाम बनाना, भारत पर अधिकार करने का, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन स्थितियां विपरीत हुई, जिसकी वजह से अंत में अंग्रेजों को इस युद्ध की वजह से फायदा मिला। अंतिम जानकारी हम देखते हैं इस युद्ध की। कारण हो गए 4 कारण हैं। इन कारणों की वजह से ही मराठों को इस युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध की अंतिम जानकारी हम देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध का महत्व। पानीपत के तीसरे युद्ध का महत्व क्या निकला? भारतीय राजनीति की दृष्टि से यदि हम देखें तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, इसका भारत की राजनीति के लिए क्या महत्व निकला, इस युद्ध के आगे परिणाम क्या निकले? आप इसको महत्व बोलो या परिणाम बोलो, वो चीज हम आगे देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध का महत्व क्या निकला, आगे भारत की राजनीति में इसके परिणाम क्या निकले, वो हम देखते हैं। कितना परिवर्तन हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत की राजनीति और भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में कितना परिवर्तन हुआ, इस युद्ध का भारत की राजनीति के लिए कितना महत्व था, इसको हम देखते हैं। पहला महत्व तो यही था इस युद्ध का कि मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को बड़ा आघात लगा। मुगलों के कमजोर होने के बाद में उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में मराठों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, मराठे बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे। लेकिन इस युद्ध में हार के बाद मराठों की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसको तीव्र आघात लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से मराठों की शक्ति जो बढ़ रही थी इस युद्ध के बाद में कमजोर होती गई, मराठा कमजोर पड़ते गए। तो एक महत्व तो ये था। दूसरा महत्व था इस युद्ध का, मुगल व मराठे कमजोर हो गए। मुगल तो पहले ही कमजोर हो चुके थे, लेकिन मराठों के सहयोग से मुगलों की स्थिति अभी भी थोड़ी अच्छी बनी हुई थी, क्योंकि मराठे मुगलों का सहयोग कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में जब मराठे खुद हार गए तो मराठों के साथ साथ ही मुगलों की शक्ति भी और ज्यादा कमजोर हो गई, यानी मुगल और मराठे इनकी शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई, जिसकी वजह से तीसरा पक्ष यानी अंग्रेज, उनको इस युद्ध में फायदा मिला। तो तीसरा जो महत्व है वो अंग्रेजों की दृष्टि से ही है। अंग्रेजों का भारत में राज करने का मार्ग साफ हो गया। इस युद्ध से पहले एक मराठाई थे जो अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को रोक सकते थे। मराठों में वो क्षमता थी जो अंग्रेजों जैसी शक्तिशाली सेना को हराकर अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ सकते थे। लेकिन इस युद्ध में मराठे हार गए, जिसकी वजह से मराठों की शक्ति कमजोर पड़ गई और इस
स्थिति की वजह से बाद में अंग्रेजों का जो मार्ग था भारत में राज करने का वो साफ हो गया। मराठा उनके मार्ग में रोड़ा बनकर खड़े थे, तो मराठा इस युद्ध में हारने की वजह से कमजोर पड़ गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों का भारत में राज करने का मार्ग साफ हो गया। मुगल और मराठे दोनों ही जब कमजोर पड़ गए, अन्य जो राजा महाराजा थे वो पहले ही कमजोर हो चुके थे, तो एक तरह से भारत में पूरी तरह फूट पड़ चुकी थी, बिखराव हो गया था। और इस बिखराव का फायदा अंत में अंग्रेजों ने उठाया और बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। तो भारत को उपनिवेश बनाने में या अंग्रेजों का भारत में राज होने में पानीपत का जो तीसरा युद्ध था इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इस युद्ध के